हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस टॉपिक को हम लोग कवर किए हुए थे। ये जो हमारी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम थी वो हमारी एक टारगेट एरिया अप्रोच थी, जिसमें रूरल एरिया को टारगेट करके वहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने का एम था। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यूपीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है वो है पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों ही टॉपिक को, पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, होती क्या है, क्या कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग पंचायती राज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारी जब इंडिया स्वतंत्र हुई थी उस समय जो हम लोग ने क्या सेंट्रलाइज प्लानिंग को ऑप्ट किया था, यानी कि 5 इयर्स प्लान हुआ करते थे, शॉर्ट टर्म्स का प्लान हुआ करते थे, और हमारी प्लानिंग कमीशन हाईएस्ट बॉडी हुआ करती थी जो नेशनल मतलब सेंट्रल लेवल पे हुआ करती थी और सारे पूरे इंडिया का प्लानिंग का ये पॉलिसी बनाती थी। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी और यहाँ पे पूरे इंडिया का पॉलिसी प्लानिंग कमीशन बनाता था, और इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ क्या करते थे, स्टेट गवर्नमेंट करते थे। और जो लोकल बॉडीज थी, लोकल जो लेवल का, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता था, लेकिन डायरेक्शन हमारा क्या था, टॉप टू डाउन था। तो अप्रोच हमारी टॉप टू डाउन थी, सेंट्रलाइज प्लानिंग हुआ करती थी हमारी 5 इयर्स प्लान में। लेकिन दोस्तों जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है इसकी आप देखोगे ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं। जैसे कि कुछ ड्रॉबैक्स में आप देख सकते हो कि जो लोकल नीड्स है, मान लो विलेज लेवल पे क्या नीड्स है, मान लो सेंट्रल लेवल पे आप बैठे हो, ठीक है, तो ये सारी स्टेट हो गई, स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेज हो गए, ठीक है, बहुत सारे विलेज हो गए। अब देखो एक विलेज यहाँ पे ए है, एक विलेज हमारा बी है। अब देखो ए और बी जो विलेज है अलग अलग हमारे क्लाइमेटिक रीजन में या अलग टोपोग्राफी में ए रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ए और बी विलेज का हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम नहीं होगी, क्योंकि मान लो बी हमारे हिल एरिया में रह रही है, ए हमारी प्लेन एरिया में रह रही है। प्लेन एरिया में भी मान लो कहीं इंटीरियर पार्ट में है, ये हमारे कोस्टल एरिया में है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे आप नेशनल लेवल पे जो प्लान बनाओगे हो सकता है इफेक्टिव उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि लोकल नीड जो है उसको कैटर नहीं करेगा। तो हमारी सेंट्रलाइज प्लानिंग में हमारी ड्रॉबैक हुआ करती थी। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो प्लानिंग टाइम था, लोकल रिसोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता था। यहाँ पे मान लो इस लेवल पे आप बैठे हुए हो, तो यहाँ पे लोकल रिसोर्स क्या है, विलेज लेवल पे इसके लोकल रिसोर्स क्या है, इसको कंसीडर नहीं करते थे। सिर्फ माइक्रो लेवल की जो बड़े लेवल की रिसोर्सेज है उसको कंसीडर किया जाता था, जो छोटे लेवल की रिसोर्सेज है उनको कंसीडर नहीं हुआ पाता था सेंट्रलाइज प्लानिंग में। और फिर लोकल इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे कंसर्न क्या है, लोकल इन्वायरमेंट का, उसको भी कंसीडर नहीं किया जाता था। इसकी वजह से जो हमारी प्लानिंग थी उतनी इफेक्टिव नहीं रही, और लोकल जो नीड्स थी उसको यहाँ पे बोल सकते हो कैटर नहीं किया जाता था, और रीजनल डिस्पैरिटी हमारी बढ़ती गई। तो रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती गई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा था सेंट्रलाइज प्लानिंग का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का प्रोविजन रखा। आप देख सकते हो 1970 के बाद हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं कहीं स्टेट में देखने को मिलते हैं, और बाद में 1993 के बाद आप देखोगे पूरे इंडिया में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आ जाती है। तो वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होती है कि जैसे अभी हम लोग देखें, एक मान लो एक हमारी ट्री है, ये हमारी सेंट्रल लेवल पे है, फिर स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल में भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी ब्लॉक है, ब्लॉक में भी हमारी विलेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में कहा कि एक देखो, एक होती है मल्टी लेवल प्लानिंग, वो तो अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, सेपरेट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होगी कि अलग अलग यहाँ पे प्लान बनेंगे, इसकी फंक्शन अलग अलग होंगे। मान लो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ फंक्शन डिसाइडेड होंगे तो उसके लेवल पे वो प्लानिंग बनाएगा, लोकल लेवल पे यहाँ पे कुछ फंक्शन उसके डिसाइडेड होंगे कि इस पे काम करना है तो उसका अलग प्लानिंग बनाएगा। तो विलेज लेवल पर जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, विलेज लेवल पर क्या रिक्वायरमेंट होंगे, उसके लिए स्कूल होंगे,
और उसके वहाँ पे रोड की ज़रूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे स्टेट लेवल का आ जाएगा, लेकिन मान लो इलेक्ट्रिसिटी का पोल कहाँ पे लगाना है, ये सब चीज़ें, स्कूल की बिल्डिंग्स हो गए, रोड हो गए, इसके अलावा कम्युनिटी जो लैंड्स होती है, तालाब हो गए, कुएँ हो गए, पंपिंग सेट हो गए, ये सब चीज़ें विलेज लेवल की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब जो लोकल लेवल की रिक्वायरमेंट है, इसको क्या करेगी, विलेज लेवल ही प्लानिंग करेगी कि कैसे हमको तालाब का कैसे हमको साफ़ सफाई करना है, कैसे मैनेज करना है, कितने तालाब होंगे, कितने हमारे पंपिंग सेट होंगे। ये सब जो चीज़ें हैं लोकल लेवल की, ये नेशनल लेवल से कोई मतलब नहीं है, स्टेट लेवल से इसका कोई मतलब नहीं है, लोकल लेवल के लिए है ये सब चीज़ें प्लानिंग। तो इन सब जो लोकल लेवल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको लोकल ही हैंडल किया जाएगा। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन लॉ नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो लोकल बॉडीज़ करेंगी। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक है, तो लोकल की जो रिक्वायरमेंट है वो लोकल ही बॉडी करे, स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करे, सेंट्रल की जो रिक्वायरमेंट है सेंटर करे। तो इस तरफ की जो प्लानिंग होती है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में आप देखोगे 4 कंपोनेंट होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज में भी दोस्तों एक होती है फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन, एक होती है पार्शियली डिसेंट्रलाइजेशन। फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग में क्या होती है, जो लोकल बंदे होते हैं जैसे विलेज लेवल के सारे जो पब्लिक है वो पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिसी के फॉर्मुलेशन करने के लिए, वो हमारी होती है फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। और हमारी पार्शियली डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी में क्या होती है कि ये सारे पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके जो इलेक्टेड हेड रहेंगे सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे, उसको बोलते हैं पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है उसके भी 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होती है फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। नाम से यहाँ पे पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में फंक्शनल का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी कि जो सेंट्रल लेवल की जो फंक्शन होंगी वो सेंट्रल पॉलिसी बनाएंगी, स्टेट लेवल की जो फंक्शन होंगी स्टेट लेवल पॉलिसी बनाएंगी, और जो लोकल लेवल की जो फंक्शनलिटी है, जो काम की चीज़ें वो लोकल ही पॉलिसी बनाएगी। जैसे हम लोग देखे थे कि लोकल लेवल पे स्कूल बिल्डिंग्स हो गए, वहाँ रूरल रोड्स हो गए, और वहाँ के जो तालाब होंगे, पंपिंग सेट हो गए, कम्युनिटी का जो लैंड्स है वो हो गए, ये सब लोकल लेवल का है। तो फंक्शन क्लियर कट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होना चाहिए कि कौन लोकल बॉडी किस पे काम करेगी। फाइनेंस भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम तो प्लानिंग बना लिए लेकिन पैसे मेरे पास है नहीं, पैसे का कोई अधिकारी नहीं है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पैसे देंगी तब लोकल बॉडी यहाँ पे काम करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टैक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, कलेक्शन के लिए भी या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो इंडिया में आप देख सकते हो कि कुछ जो टैक्सेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते हैं, कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं, कुछ हमारी लोकल बॉडीज़ भी लगाती है। ठीक है, तो लोकल बॉडीज अपना अलग ही टैक्स कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग करती है, और इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है जो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसे चाहिए वो डिफाइन करता है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है जो स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडीज में कितने पैसे चाहिए वो होती है। तो फाइनेंशियल का डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिस होनी चाहिए या वहाँ पे जो लोकल ऑफिस होती है, ऑफिसर होते हैं, उसका भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, कुछ लोकल लेवल पे अपॉइंट होने चाहिए, और वहाँ पे ही ऑफिस होना चाहिए नियर टू पब्लिक। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन में आएगा। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पे आप इंडिया में वैसे पंचायती राज आ गया था, आप देख सकते हो कि सेंट्रल लेवल की अलग ही गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल की अलग गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल की अलग ही गवर्नमेंट होती है। तो लोकल गवर्नमेंट होती है, ये भी हमारे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में आती है। तो 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। यदि चारों कंपोनेंट अच्छे से वेल डिफाइन होंगे तभी हमारी डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव हमारी इम्प्लीमेंट होगी और हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेट होंगी। तो ये हमारे दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो गया। और अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हमारे पंचायती राज जो हमारे आए हैं अभी, वो हमारे कैसे इवॉल्व हुए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हो, फर्स्ट जो 2 5 ईयर्स प्लान थी, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 से 56 तक चला था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से हमारी 1961 तक चला था। तो 2 हमारे जो 5 ईयर प्लान थे उसमें लार्जली आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रलाइज प्लानिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइन है देखने मिलता था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करती थी दोनों 5 ईयर्स प्लान में। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या हुआ करती थी कि कम्युनिटी जो होते थे वहाँ पे अपने जो लोकल नीड्स है उसको प्रायोरिटी करेंगे कि किस इस 5 ईयर में क्या क्या काम करने हैं।
तो प्रायोरिटाइज कर लिए और वहाँ से क्या होंगे, पैसे भी टॉप से आएंगे, डायरेक्शन भी टॉप से आएंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्शन भी आएंगे ऐसे काम करने हैं, और वहाँ पे पैसे भी आएंगे। तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थे कम्युनिटी, ये क्या थे, डिपेंडेंट थे टॉप लेवल की, कैसे पैसे आएंगे तभी काम होंगे, डायरेक्शन आएंगे तभी काम होंगे। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता था। जो MP MLAs थे या अदर जो टॉप लेवल के ऑफिसर थे, वो सीधे सीधे डायरेक्शन देते थे कि आपको यही काम करने हैं। तो लोकल जो उन्होंने प्रायोरिटी बनाए थे कि नहीं, मेरे को यहाँ पे तालाब बनाने हैं, मेरे को यहाँ पे पंपिंग सेट बनाने हैं, तो ऐसा नहीं है। बाद में इनको डायरेक्शन दे दिया था, नहीं आपको सिर्फ यहाँ पे रोड आपको बनाने पड़ेंगे या यही करने पड़ेंगे, तालाब इसको अगले 5 ईयर में देख लेना, ऐसे होती थी। इसकी वजह से यहाँ पे कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट था वो धीमे धीमे कम होता गया, और 1960 तक जाते जाते ये कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम थी वो हमारी फेल हो गई। यानी कि ज़्यादा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग का जो एक वे था वो हमारी कमज़ोर हो गया 1960 के बाद। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1960 के बाद आप देखोगे पंचायती राज की फेज़, आप बोल सकते हो कि पंचायती राज का यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट का जो हमारी सिस्टम थी वो हमारी इवॉल्व हुई 1960 के बाद। और बलवंत राय कमेटी को यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया था कि इवेल्युएट करो कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको कैसे अच्छा बनाया जा सके। तो बलवंत राय जो कमेटी थी दोस्तों, उन्होंने स्टडी किया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और उन्होंने सजेशन दिया कि यहाँ पे पंचायती राज को इंस्टॉल करना चाहिए। पंचायती राज में 3 टायर होंगे, एक होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, एक होंगे हमारे ब्लॉक लेवल का, एक होंगे हमारे विलेज लेवल का। और विलेज और जो हमारे ब्लॉक लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल के हैं, इसके जो हेड होंगे वो हमारे क्या होंगे, इसके हेड होंगे इलेक्टेड हेड होंगे। इलेक्टेड हेड मतलब यहाँ पे सरपंच का चुनाव होगा, ब्लॉक लेवल के जो हेड होंगे उसका भी चुनाव होगा, और यहाँ पे जो प्लानिंग होगी ये दोनों ही इलेक्टेड हेड ही करेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, इन्होंने बोला कि ये एडवाइजरी बॉडी होंगी और ये इलेक्टेड हेड नहीं होगा, इसमें MLA होंगे, MP होंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, और कुछ इमिनेंट जो पर्सन है वो होंगे, और ये एडवाइस करेंगे कि जो ब्लॉक लेवल की जो हमारी पॉलिसी है, विलेज लेवल पॉलिसी कैसे होंगी, इसको एडवाइस करेंगे। तो ये हमारी बलवंत राय कमेटी के द्वारा 3 टायर एक बोल सकते हो कि यहाँ पे पंचायती राज को सजेस्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर था कि कैसे इसको फॉलो करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसको नहीं दी गई थी, जो 1960 में हमारी पंचायती राज को जो यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया था। तो कुछ ही स्टेट ने तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, जैसे तमिलनाडु हो गए, और कुछ ही स्टेट ने इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया और इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो मैनी स्टेट क्या किया, फॉलो किया, और कुछ स्टेट जो फॉलो भी किए थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडी थी उसको यहाँ पे अच्छे से एडवाइजरी जो बॉडी थी उसको कंस्टिट्यूट नहीं किया, और विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल की जो बॉडीज़ थी अपने मन मर्जी से काम करते रहे, उसको एडवाइज करने के लिए कोई अच्छे से यहाँ पे नहीं था। और मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी भी थी एडवाइजरी बॉडी, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे MP और MLA दोनों हुआ करती थी। MP किसी और गवर्नमेंट की हो गई, MLA किसी और गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पे फ्रिक्शन भी देखने को मिलता था। इसकी वजह से पूरी पंचायती राज जो सिस्टम थी अच्छे से यहाँ पे काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेट देखने को मिलता था पॉलिटिकल लीडर का, और यहाँ पे जो डिसीजन थी जनरली जो MP थे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे, जो MLA थी स्टेट अथॉरिटी की जो पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। तो हमारी इनइफेक्टिव होती गई 1970 के बाद तक। ठीक है, 1960 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1970 तक जाते जाते ये हमारी इनइफेक्टिवनेस यानी अच्छे से यहाँ पे काम नहीं करने लगी। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1977 में आप देखोगे तो अशोक मेहता कमेटी को अपॉइंट किया था स्टडी करने के लिए, जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग जो पंचायती राज है उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके। तो अशोक मेहता कमेटी ने इसको इवेल्युएट किया, और यहाँ पे बोला कि जो एडवाइजरी बॉडी है, थर्ड जो टायर है उसको हटा के यहाँ पे सिर्फ 2 टायर सिस्टम बनाया जाए, यानी कि विलेज और ब्लॉक लेवल के सिस्टम यहाँ पे बनाया जाए। तो ये हमारी अशोक मेहता की कमेटी थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे 1986 में आप देखोगे LM सिंघवी कमेटी यहाँ पे बनाई गई। LM सिंघवी कमेटी को यहाँ पे रिकमेंड की, इसको स्टडी किया पंचायती राज को, और रिकमेंड किया कि जो लोकल, इसको सबसे पहले तो यहाँ पे 3 टायर जो पहले बलवंत राय कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमारी ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, विलेज लेवल पे होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए। तो इन्होंने रिकमेंड किया और बोला कि तीनों ही इलेक्टेड हेड होना चाहिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडवाइजरी बॉडी नहीं होनी चाहिए। और
इसके लिए बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी इनको मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होना चाहिए, इनकी पावर को डिफाइन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया। और जो इनकी जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, इसमें बोला कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्ट नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लोकल बॉडीज़ के ये सब चुनाव होते हैं, यहाँ पे लोकली इंडिपेंडेंस रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने सजेस्ट किया और इसी सजेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1983 में जो 73rd जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी इसको लाया और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी दी और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो फंक्शन थे और इसके जो पावर थे उसको वेल डिफाइन किया। और इनके इलेक्शन इलेक्टेड हेड भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी, विलेज लेवल का भी और ब्लॉक लेवल का भी। और इनमें क्या होंगे, पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ऐसा इसमें प्रोविज़न लाया गया। तो आप देख सकते हो 1993 में एक्चुअल हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारी प्लानिंग थी वो हमारी इम्प्लीमेंट की गई पंचायती राज के थ्रू। और यहाँ पे डायरेक्ट जो पीपल का पार्टिसिपेशन यहाँ पे अपनी ओन गवर्नमेंट में देखने को मिला। तो दोस्तों 1993 की बात करोगे तो यहाँ पे 3 लेवल हुआ करती थी। एक ग्राम लेवल जिसको बोलते थे ग्राम पंचायत, एक होती थी ब्लॉक लेवल जिसको बोलते थे जनपद पंचायत या पंचायती समिति। तो पंचायत समिति हमारी ब्लॉक लेवल को होती थी और ग्राम पंचायत हमारे विलेज लेवल को होती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद हमारा होता है। तो ये हमारी 3 लेवल की यहाँ पे गवर्नमेंट, हमारे लोकल गवर्नमेंट में भी 3 टायर होते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देखोगे डिसेंट्रलाइजेशन में एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होंगी, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट होंगी। लोकल गवर्नमेंट में भी 3 लेवल का होगा। विलेज लेवल अलग ही अपना प्लानिंग करेगी, ब्लॉक लेवल उसको सिंक्रोनाइज करेगा और जिला लेवल पे यहाँ पे अलग प्लानिंग होगी। तो इस तरह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग यहाँ पे लाया गया 1993 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ग्राम पंचायत थी वो विलेज पंचायत क्या होता था, विलेज में भी डिफरेंट वार्ड में डिवाइडेड कर दिया जाता था। डिफरेंट वार्ड में आप डिवाइडेड करोगे उसको बोलते हैं, वार्ड का जो हेड होता था उसको बोलते हैं पंच और जो विलेज का हेड होता था उसको बोलते हैं सरपंच। तो सरपंच के नीचे बहुत सारे पंच होते थे और उन मिल के यहाँ पे 5 ईयर्स का जो प्लान होता था वो या जो अपनी जो ड्यूरेशन थी उसका यहाँ प्लानिंग करते थे ग्राम पंचायत पे। और इसके बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा विलेज सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। विलेज सेक्रेटरी का काम होता था कि लेखा जोखा करना और जो वहाँ पे जो मीटिंग हुआ करती थी उसको अरेंज करना, मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसको लिस्टिंग करना और यहाँ पे एडवाइस करना। तो विलेज सेक्रेटरी वहाँ पे हुआ करता था हर विलेज में और एक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड हुआ जाता था, मीटिंग को अरेंज करता था और रिकॉर्ड को भी यहाँ पे रिकॉर्ड को लिस्टिंग करता था। तो ये हमारी ग्राम पंचायत की दोस्तों यहाँ पे आप काम दे सकते हो। मेजर काम यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग, अदर कॉमन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ग्राम पंचायत हैंडल करेगी। और कलेक्टिंग टैक्सेस भी करेंगी, लोकल टैक्सेस जैसे यहाँ पे हाउस टैक्स, मार्केट प्लेस टैक्स, इसको कलेक्ट करेगी, इसको अप्लाई करेगी। और जो गवर्नमेंट की स्कीम है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इसको एग्जीक्यूट करेगी हमारी क्या ग्राम पंचायत लेवल की जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज का इवोल्यूशन हुआ और अभी हमारी आप देख सकते हो लोकल गवर्नमेंट इंडिया में है। और जब से हमारी 1993 के बाद पंचायती राज सिस्टम आई है, आप डेवलपमेंट देख सकते हो, लोकल लेवल की जो नीड्स है उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा जा रहा है, उसको फुलफिल किया जा रहा है और पहले से बेटर वे में यहाँ पे प्लानिंग हमारी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। इसको भी आप एवेल्युएट कर सकते हो। तो ये हमारे 1993 के जो पंचायती राज था उसी का परिणाम है कि लोकल लेवल की जो हमारी डिस्पैरिटी है उसको दूर किया जा सका है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग पंचायती राज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पे समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।